हेलो 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 बच्चों, हेलो, कैसे हो आप सभी? आ जाइए जी, आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? हेलो हेलो नसरुद्दीन, हेलो रूपाली, हेलो पुष्पांजलि, हेलो धर्मेंद्र, हेलो करण, हेलो मोनू केसरी, हेलो आरोही, हेलो दिव्या, जया, रोजी, ब्यूटी, एस यादव, हेलो हेलो अनुराधा, हेलो अर्जुन, कैसे हो? शिव, आयत, नुजहत, पूर्णिमा, बॉबी, विशाल, अंकिता, आभा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काजल, शबाना, देव प्रकाश, अनायरा, मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, ठीक है। और आई होप आप भी एकदम बढ़िया होंगे। कितने लेक्चर में खत्म हो जाएगा? देखो, हम इसको अगले लेक्चर में इसकी थ्योरी खत्म कर लेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। हाँ, जिला प्रशासनिक अध्यक्ष कौन है ये? हेलो 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 भाई, कौन है? ऐसा ग्रुप में शिवानी नाम की लड़की बार बार मैसेज कर रही है, तो बेटा उसको ब्लॉक मार दो। ऐसों को ब्लॉक मार दो, ब्लॉक मार दो, ठीक है। ऐसों को ब्लॉक मार दो बेटा, अगर बार बार मैसेज कर रही है तो इनको ब्लॉक मार दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज के लेक्चर में बेटा, आज के लेक्चर में ना हम ना थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ना 9 लेक्चर हो गए, 9 लेक्चर का ये चैप्टर होता नहीं है, ठीक है। तो आज हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में क्वांटम संख्या है, कुछ क्वेश्चन में करवाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, थ्योरी भी करवाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आज ना थोड़ा सा स्पीड में पढ़ना है। आज थोड़ा आपसे, हाँ सर आप मारेंगे तभी होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो टेलीग्राम वाले पेज की बात कर रहे हो क्या? कमेंट ऑफ करके पढ़ाइएगा। बिल्कुल बेटा आयुषी, आपकी बात सर आंखों पर, और ये मैंने आपकी बात मान ली है, तुरंत कमेंट ऑफ कर दिया है। ऐसे बच्चे मुझे पसंद है। हाँ तो बेटा देखो ध्यान से, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं परमाणु की संरचना के अगले लेक्चर के बारे में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 9, ठीक है। अगर मैं वास्तव में बताऊं ना बेटा, अगर ये चीजें मैं आपको रिकॉर्डेड भेजू ना तो कम टाइम लगता है, कम टाइम में ज्यादा एफर्ट वाली चीजें हो सकती है। लेकिन लाइव में क्या होता है बेटा कि यार बोलना भी पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है। आपका कमेंट देखूंगा तो आप कुछ बात बोलोगे, मैं उसमें रिएक्ट भी करूंगा, एक नॉर्मल सी चीज है। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। परमाणु के संरचना वाले इस नवे चैप्टर में, नवे लेक्चर में हम क्या समझने वाले हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। तो अभी तक बेटा हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। अब कुछ चीजें जो बची हुई है वो हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, जिसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। डी ब्रोगली का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो आज का लेक्चर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर भी आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर में भी आप कई सारी चीजें ऐसी देखोगे जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 हम हर एक चीज को देखेंगे, हर एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे, हर एक बात को अच्छे से समझेंगे। ओके, तो डन, सब आ गए टाइम पर। तो डी ब्रोगली का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत देखेंगे। अच्छा सा सिद्धांत है, सिंपल सिंपल बातें हैं जो कहीं ना कहीं तरंग की यांत्रिक प्रकृति के बारे में हमें बताएगी। ओके, आइए चलिए इस पर हम बात करें, ठीक है। सब रेडी है अच्छे से? तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेटा, डी ब्रोगली का सिद्धांत। अच्छा, डी ब्रोगली का सिद्धांत हेडिंग डाले, उससे पहले पिछला रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं कि भैया पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा पिछले लेक्चर के दौरान मैंने आपको ये पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम का बहुत ही सिंपल सीन है। स्पेक्ट्रम से आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। स्पेक्ट्रम से या तो आपको ये पूछ लेगा कि यार यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, दोनों के बीच की ऊर्जा स्तरों का आप लैम्बडा ज्ञात करो, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, ऊर्जा ज्ञात करो, आवृत्ति ज्ञात करो, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। या पूछ लेगा कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेगी, या कि भैया इतनी एंगस्ट्रॉम ऊर्जा प्राप्त हुई है, इतनी एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य आई, तो ये कौन से क्षेत्र में आएगी। तो इनके बारे में आपके सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका आप आराम से जवाब दे सकते हो, ठीक है। सब कुछ नोट्स में मेंशन है। अब हाँ, आगे बढ़े तो इतनी चीजें हमने देख ली, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, तो ये था। अब
आगे बढ़े उससे पहले यार एक दो चीजें मेरे को लिखवानी थी, जो बार बार एक दो बच्चों ने मुझसे पूछा था, तो मैं लिखवा देता हूं। एक है जीमान प्रभाव, जीमान प्रभाव, जीमान इफेक्ट। अरे जीमान प्रभाव, ये क्या होता है? जीमान प्रभाव या जीमान इफेक्ट। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, कोई टाइम इसमें ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। जीमान प्रभाव क्या होता है? जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती है ना, वो भी कई छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। ओके, तो इसके बारे में ज्यादा बोहर वगैरह ने इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो जरा देखो ध्यान से। जीमान प्रभाव क्या होता है? स्पेक्ट्रमी रेखा का चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन होना, बस। तो ये ध्यान रख लो, स्पेक्ट्रमी रेखा का, स्पेक्ट्रमी रेखा का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन, विपाटन, यह कहलाता है जीमान प्रभाव। और अगला होता है बेटा आपका जीमान, और दूसरा होता है स्टार्क प्रभाव। ये क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का, स्पेक्ट्रमी रेखा का वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विपाटन, की उपस्थिति में विपाटन। विपाटन मतलब, विपाटन मतलब वो और छोटे छोटे भागों में बट जाएगी। जैसे कि देखो ध्यान से, ये कोई तरंग आ रही है, मान लो अगर मैंने यहां पे चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये विपाटित हो जाएगी और अलग अलग भागों में बट जाएगी इस तरीके से। तो ये स्पेक्ट्रमी रेखा का विपाटन हो गया चुंबकीय क्षेत्र में। तो ये तो है आपका जीमान प्रभाव। और अगर स्पेक्ट्रमी रेखा आए और विपाटित हो जाए इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, तो इसको बोलेंगे हम यहां पर कौन सा प्रभाव? स्टार्क प्रभाव। ये बेसिकली, तो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होता है? ये होता है, ठीक है, ये नोट कर लो। जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव क्या होता है, ये हमने देख लिया बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ और जानकारियों को हम जुटाने की कोशिश करेंगे, बढ़िया से उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। डन। अब आगे, हाँ, अब हेडिंग डाल लो आप, डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली का सिद्धांत। ठीक है, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति। हाँ जी भाई साहब। तो अगर हम बात करें तो ये डी ब्रोगली का ये सिद्धांत क्या कहता है? यार आप फिजिक्स में आकर के कुछ चीजें पढ़ने वाले हो, जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ये चीजें पढ़ने वाले हो। या फिर अगर हम बात करें प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, इन कुछ चीजों के बारे में, प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने देखा। तो ये कुछ चीजें बात आपको देखनी है वहां पे फिजिक्स में भी। तो डी ब्रोगली साहब का यह कहना है कि जिस तरीके से प्रकाश दो तरह की प्रवृत्ति दर्शाता है, कणीय और तरंगीय दोनों। कैसे? जैसे कि जरा देखो ध्यान से, यहां पर अभी लिखेंगे नहीं। जैसे कि प्रकाश बेटा तरंगीय गुण भी दर्शाता है, तरंगीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है, और कणीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है, कणीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है। तरंगीय प्रवृत्ति की व्याख्या
इसके विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, इन घटनाओं के आधार पर देखा जा सकता है। ये इसकी व्याख्या करते हैं। और कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और एक होता है कॉम्पटन प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव। ये दो प्रभाव कणीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। तो कहीं ना कहीं डी ब्रोगली साहब ने ये बोला कि जिस प्रकार से प्रकाश की दो प्रकृति हो सकती है, तो यह बात तो हर एक द्रव्य के लिए सत्य हो सकती है। द्रव्य मतलब पदार्थ, किसी भी पदार्थ के लिए सत्य हो सकती है। तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी और उस बात को अभी तक कोई मना नहीं कर पाया, हाँ या ना। आइए चलिए उस बात को समझते हैं। तो ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आज थोड़ा लिखने का मटेरियल ज्यादा रहेगा बेटा, ताकि हम अच्छे से इन चीजों को समझ सके, बढ़िया से क्लियर कर सके। ओके, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। हाँ, अब आगे तो डी ब्रोगली के अनुसार, तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक द्रव्य की भी प्रकाश के समान कणीय एवं तरंगीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। ओके, प्रत्येक द्रव्य की प्रकाश के समान कणीय एवं द्रव्य तरंगे होनी चाहिए। अब तो डी ब्रोगली भाइयों ने और इसमें क्या जोड़ा कि यार डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंग के समान बहते हैं। भाई अभी जैसे कि मान लू मैं द्रव्य मतलब पदार्थ हूं, मैं पदार्थ हूं, आप पदार्थ हो, ये बोर्ड पदार्थ है, ये पेन पदार्थ है, ये अगर मैं इसको फेंकूंगा तो ये एकदम सीधा जाएगा, जैसे कि आया नीचे एकदम सीधा आया, एकदम सीधा आया। ऐसा लगा कि लहराते हुए आया, नहीं लगा। एकदम फेंकूंगा तो सीधा जाएगा, लहराते हुए नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फेंकूंगा तो वो लहराते लहराते जाएगा, ऐसे ऐसे करते जाएगा। क्यों, क्या कारण है, आओ जरा देखते हैं। तो डी ब्रोगली साहब ने बोला, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये कि डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण, बात किसकी चल रही बेटा यहां पर, सूक्ष्म कणों की, अपन तो बड़े कण हैं, सूक्ष्म कण तरंग, भाई कण तो है ही सही, वो कण तो, इलेक्ट्रॉन तो कण है ही सही, कणीय प्रकृति तो है ही सही, लेकिन वो तरंग के रूप में भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण तरंग के रूप में बहते हैं, और इन तरंगों का संवेग P इसको व्यक्त करते हैं, फिजिक्स में आता है बेटा। संवेग तरंग की तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उनके लिए क्या होता है, अर्थात तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती क्या आएगा, उनका संवेग, अर्थात तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। संवेग लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, संवेग लैम्ब्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। बोलो, मतलब जिसका लैम्ब्डा ज्यादा उसका संवेग कम।
समझ में आया क्या? समझिए बेटा और चीजों को क्लियर कीजिए, बहुत ही सिंपल चीज है। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, या लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यार यहां पर ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, स्थिरांक आता है h, प्लांक नियतांक, h/p, h/p। तो यार यहां पर ये लेमडा बराबर हो जाता है h/mv, जहां h क्या होता है? प्लांक नियतांक, जो कि आप पहले ही जानते हो, प्लांक नियतांक होता है, ओके, जिसका मान भी हम जानते हैं। और p होता है संवेग, और संवेग का सूत्र होता है बेटा द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, अर्थात m गुणा v, ये संवेग कहलाता है। तो लेमडा बराबर आ गया h/mv, लेमडा बराबर आ गया h/mv। यही है आपकी डी ब्रोगली समीकरण। पहली बात तो ये समझनी है, ठीक है। लेमडा बराबर h/mv, m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? संवेग है, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, कुछ चीजों को ध्यान से रखना है, इस पर आधारित तुम्हें बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। ओके, h प्लांक नियतांक है, m ये है। तो आप जरा देखो ध्यान से, कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो आपको पता होनी चाहिए। भैया हमें ये मिल चुका है, लेकिन मैं आपको कुछ नोट लिखवा देता हूं ताकि आपको सहूलियत रहे। वो सहूलियत क्या बेटा? कि सर अगर मान लो मुझे कोई क्वेश्चन करना हो तो मुझे किसका मात्रक क्या क्या रखना चाहिए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। सर मैं यहां पर मास को, अगर मैं द्रव्यमान को किलोग्राम में रखूंगा तो वेग किस में लूंगा, और h का मान किस में लूंगा, जूल में लूंगा या अर्ग में लूंगा, है ना, अलग अलग मान आते हैं। तो जरा देखो ध्यान से, आपको सारी चीजें बता देता हूं। MKS पद्धति में, MKS पद्धति में सबको MKS में लेना है, सबके बड़े बड़े मात्रक लेने हैं। अगर आप द्रव्यमान किस में ले रहे हो बेटा? द्रव्यमान अगर आप केजी में लोगे तो वेग किस में लोगे? मीटर प्रति सेकंड में लोगे, वेग मीटर प्रति सेकंड में लोगे, एवं HB आप जूल सेकंड वाला लोगे, जूल सेकंड वाला लोगे। समझ में आया? अगर आप द्रव्यमान किलोग्राम में ले रहे हो तो वेग को मीटर प्रति सेकंड में लेना पड़ेगा, और फिर h को जूल सेकंड में लेना पड़ेगा। और यदि द्रव्यमान आपने क्या लिया है? द्रव्यमान m किस में लिया है बेटा? ग्राम में, तो आपको वेग किस में लेना है? सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, एवं h उस हिसाब से अर्ग में चला जाएगा, अर्ग में। पहले लिखा दिया, अच्छा रहा ना? ओके, और फिर लेमड़ा का हिसाब से उस हिसाब से मान आ जाएगा। लेमड़ा तो एक दूरी है, मीटर पर सेकंड है तो मीटर आ जाएगा, और नीचे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के पदों में आ जाएगा, और सेंटीमीटर और मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हमको आता है। बोलो, वेरी गुड। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये CGS पद्धति, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिजिक्स में भी बताते हैं, केमिस्ट्री में भी बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन यहां भी आते हैं, क्वेश्चन वहां भी आते हैं। ओके, तो पहली बात तो भैया हमने ये समीकरण समझ ली। बोलो, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को और जानते हैं और चीजों को समझते हैं। अब इस समीकरण को आइंस्टीन ने भी प्रूफ करके, इस समीकरण का अपन प्रूफ भी दे सकते हैं, ये सही है। देखो ध्यान से, प्रूफ भैया आइंस्टीन साहब की एक फेमस समीकरण थी, याद है? E बराबर mc², हर कण के लिए वो वैलिड थी। भाई आइंस्टीन साहब के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार
हम ये जानते हैं किसी भी कण की ऊर्जा और द्रव्यमान में कुछ तो रिश्ता होता है, और वो रिश्ता क्या होता है कि किसी भी कण की ऊर्जा किसके बराबर होती है, उसका द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। E बराबर mc स्क्वायर होता है आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है, होता है। और प्लांक की जो तरंग, प्लांक का तरंगीय समीकरण याद है कि कोई भी वस्तु सतत रूप में न असतत रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, उस ऊर्जा विकिरण, ठीक है, तरंग। तो आइंस्टीन के अनुसार ये हो गया। और प्लांक के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से हमें यह पता है कि जो किसी भी तरंग की ऊर्जा, हाँ या ना, किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या है, आवर्ती, तो है आवर्ती किसकी होती, तरंग की। तो ये दूसरी समीकरण आ गई। और डी ब्रोगली भैया बोलते हैं कि कोई भी द्रव्य तरंग और कण दोनों के रूप में हो सकता है। तो ये ऊर्जा और ये ऊर्जा तो सेम ही हुई, हाँ है ना। तो डी ब्रोगली के अनुसार, तो डी ब्रोगली के अनुसार हम ये बोल सकते हैं बेटा कि यार जो ऊर्जा हम कण के लिए देख रहे हैं और तरंग के लिए देख रहे हैं ये तो बराबर होगी, क्योंकि डी ब्रोगली तो ये बोलता है कोई भी द्रव्य कणीय तरंगीय दोनों प्रवृत्ति रख सकता है। तो यहां पर कण की ऊर्जा mc स्क्वायर, तरंग की ऊर्जा h न्यू, हाँ या ना। क्या आप जानते हो न्यू बराबर c अपॉन लेमड़ा होता है ना। तो न्यू का मान c अपॉन लेमड़ा पुट कर दो, न्यू का मान c अपॉन लेमड़ा पुट कर दिया, एक सी से एक सी छम छम, mc बराबर h अपॉन लेमड़ा आ गया, आया ना। बेसिक काटा पीटी और कुछ नहीं चल रहा। mc बराबर h अपॉन लेमड़ा आ गया, तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन mc आ गया। तो लेमड़ा बराबर कितना आ गया, h अपॉन m गुणा c आ गया। हाँ जी, c क्या है, प्रकाश का वेग। अगर प्रकाश की जगह किसी द्रव को ले लूं, यदि c बराबर v हो, तो भाई c प्रकाश का वेग है तो कण का वेग v मान लिया, ये वेग ही तो है। तो यहां पर क्या आ गया, लेमड़ा बराबर h अपॉन mv, और ये क्या होता है, h अपॉन p होता है। यस और नो क्या बोलती है जनता। तो ये तो प्रूफ भी हो गया। अब अगली बात, यहां पर कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो तुम्हारे अब काम आएगी। ये देखा और देनी यहां पे देखा, और फिर यहां पर ये चीज भी हमें देखने को मिल गई। अब बेटा जी यहां पर ये जो समीकरण है जो हम पहले भी देख चुके हैं, तो यहां पर कुछ चीजें हमें देखने को मिलेगी कि यार यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यार लेमड़ा और संवेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिस कण का संवेग ज्यादा होगा उसका लेमड़ा कम होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। हाँ जी गुरुजी ध्यान रखेंगे। ओके, दूसरी बात, अगर h तो फिक्स होता है, अगर वेग भी फिक्स हो तो द्रव्यमान और लेमड़ा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अरे द्रव्यमान और m व्युत्क्रमानुपाती होगा कि नहीं होगा, होगा। भाई ये नीचे वो ऊपर है, तो यार इसका मतलब हमने क्या देखा कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका लेमड़ा उतना ही छोटा होगा, हाँ या ना। अभी यहां पे बढ़िया बढ़िया चीजें बताऊंगा। थर्ड बात हमने ये देखी, मान लो द्रव्यमान समान है, दो अलग अलग वस्तुएं जिनका द्रव्यमान समान है, तो किसका वेग ज्यादा होगा, तो लेमड़ा और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो जिसका वेग ज्यादा होगा उसका लेमड़ा कम होगा। ये बात है। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक बात को समझाता हूं। जैसे कि दो वस्तुएं हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, और ये एरोप्लेन है।
दोनों को समान वेग से फेंका, दोनों को समान वेग से फेंका। अगर वेग समान है और द्रव्यमान अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन तो हल्का फुल्का है, लेकिन एरोप्लेन का तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो यार जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका लेमड़ा कम होता है, और लेमड़ा क्या होता है? दो क्रमागत संघों के बीच की दूरी। हाँ या ना? अब जो कण हल्का है वो ज्यादा ऐसे मोशन करेगा, और जो भारी वो सीधा का सीधा। अब देखो हल्का कण तो ऐसे गति कर रहा है, भारी तो ऐसे गति करेगा ना, तो इसमें कहां सुरंगे? बहुत पास 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 आ रहे होंगे, तो यार इतना लेमड़ा ऐसे कुछ आ रहा होगा। तो जरा देखो ध्यान से, जैसे कि हम तरंग के समान गति क्यों नहीं करते? अगर मेरे को मान लो बोला जाए कि किसी इंसान को तरंग के समान गति करा के बताओ, नहीं करवा सकता, उसका भार बहुत ज्यादा है। मान लो एक इंसान को, जैसे कि मान लो जैसे कि बाहुबली पिक्चर देखी हो, उसमें बंदूक वो तोप के गोले छोड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे छोड़ते हैं भम, तो यार वो जो तोप का गोला छोड़ा जाता है तो वो एकदम प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, वो ऐसे 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 करके क्यों नहीं जाता जमीन पे? क्योंकि वो बहुत भारी है, उसका द्रव्यमान ज्यादा है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका लेमड़ा कम होगा, अर्थात उसमें ये ऊपर नीचे वाले सीन बहुत कम होंगे, वो एकदम सीधा जाएगा, एकदम सीधा जाएगा। समझ में आया? ओके। और देखो ध्यान से, जिसका वेग ज्यादा है, मान लो दो वस्तुएं समान द्रव्यमान वाली, दोनों का द्रव्यमान समान है, लेकिन जिसका वेग ज्यादा है, अरे भैया वेग ज्यादा है तो सट्टे निकल जाएगा, और जो धीरे धीरे जा रहा है वो हिलोले हिलोले खाते खाते जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया? जैसे कि मान लो आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं। कागज का पन्ना है, कागज का पेज है। अब कागज के पेज को मैंने ऐसे छोड़ा तो वैसे लहराते 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 धीरे 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 करते करते नीचे जाएगा। अगर उसी कागज को मैं गोल करके नहीं छोड़ूंगा, फट से नहीं चला जाएगा। दोनों में सिंपल सा फर्क क्या है? दोनों में सिंपल सा फर्क क्या है? अरे यार जिसका वेग ज्यादा होगा वो तो तरंग के समान दिखेगा नहीं, लेकिन ये हिलोले 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 खाते 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 नीचे गिरेगा। तो कहीं ना कहीं तरंग हल्की फुल्की तो आपको दिखाई देगी उसकी। अगर आप सेंटर ऑफ मास को देखोगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, लहराते बल खा के लहरा के, वैसे वो चलेगा और हमें तरंग के रूप में दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं मुद्दा ये है कि भैया हमको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि एरोप्लेन या हम तरंग के समान गति क्यों नहीं करते। हम बहुत भारी हैं, जिनका द्रव्यमान ज्यादा होगा उनकी तरंगीय प्रवृत्ति दिखाई नहीं देगी, हल्के वालों की तरंगीय गुण दिखाई देगी, गुण दिखाई देंगे। समझ में आया बेटा? तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगली बात, तो सार्थकता हमने इसकी समझ ली, भाई हाँ ये क्या चीज बोलना चाह रहा है। अब यह जो डी ब्रोगली का सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं हमें mvr बराबर NH/2π कैसे आता है वो भी बताता है। देखो ध्यान से, ठीक है? तो यह वाली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हम इसका महत्व देखो, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं। तो भैया डी ब्रोगली भैया यह बोलते हैं, डी ब्रोगली भैया जो बोहर की अवधारणा थी कि कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है, उसका भी प्रूफ देता है। देखो हाँ जी, यह mvr बराबर NH/2π की भी व्याख्या करता है, जो बोहर भैया नहीं कर पाए। इनके अनुसार, भाई इस नियम के अनुसार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय, जिनके लिए जिन कक्षकों के लिए, अभी एक बार मैं लिखवा देता हूं, ठीक है? इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में
उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, लगाता है, लगाता है। इलेक्ट्रॉन के अनुसार इलेक्ट्रॉन, रुक जाना एक मिनट, मेरे को इसमें लाइन चेंज करनी, क्या पता ठीक है मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन पूर्ण कला के रूप में हो। MV 2 पाई आर अपॉन एन लेमड़ा। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी परिधि, जिनकी परिधि तरंग की तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज हो, जिनकी परिधि तरंग की तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज हो, पूर्ण गुणज हो, अर्थात तरंग पूर्ण कला में हो। इस बात को भी मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। एक बार पहले ये लिख लो कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो उसकी जो परिधि होती है ना, परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो 2 पाई आर जो तरंग की तरंगदैर्घ्य लेमड़ा, उसका पूर्ण गुणज होना चाहिए। 1 लेमड़ा, 2 लेमड़ा, 3 लेमड़ा, 4 लेमड़ा, 5 लेमड़ा, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पर इसने एक्सप्लेन किया और इसके जरिए फिर अभी हम यहां पर देखते हैं। देखो अब ये पूर्ण कला का क्या मतलब है, जरा देखो ध्यान से। ये हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है बेटा, है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो कणीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है और तरंगीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है। तो पूर्ण कला का मतलब ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ने स्टार्ट किया इस पर घूमना फिरना, घूमना फिरना, घूमना फिरना, तो वो स्टार्टिंग बिंदु से मिल गया। तो यार ये ऐसा मोशन है कि तरंग पूर्ण कला के रूप में है, समझिएगा। और दूसरा यहां पर अगर मैं बात करूं, ये वापस से, और अगर हमने बात करी ये तरंग है और ये इस तरीके से कट कर गई, ये स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि तरंग पूर्ण कला के रूप में नहीं है। यहां से और हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, आइए चलिए बात करें। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से वेव नेचर शो कर रहा है और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं तरंग पूर्ण कला में है, तरंग पूर्ण कला में है। और जब इनिशियल और लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट मिल नहीं पाते हैं, तो इसको बोलते हैं तरंग पूर्ण कला में नहीं है, पूर्ण कला में नहीं है। ओके, तो ये दो अलग अलग चीजें यहां पर पहले तो इसने बताई कि यार इलेक्ट्रॉन जब गति करता है ना, वो पूर्ण कला के रूप में होता है, उन्हीं कक्षाओं में वो क्या करता है, गति करता है। अब कैसे, तो उसके लिए उसने बोला कि भैया जो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वो तरंग की तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। 2 पाई आर बराबर एन लेमड़ा, जहां एन क्या है, जहां एन है बेटा कोई भी एक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कोई भी मान यहां पे रख दो। यहां से आप 2 पाई आर बराबर वो MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई देख सकते हो। 2 पाई आर एन लेमड़ा की जगह, चूंकि हम जानते हैं H अपॉन MV होता है, तो H अपॉन MV रख सकते हैं। MVR 2 पाई को बटे में भेज दो, तो क्या MVR बराबर MV और R 2 पाई को बटे में भेज दो, NH अपॉन 2 पाई आ गया क्या। तो ये भी प्रूफ ये करके देता है, ठीक है, प्रूफ बोहर की अवधारणा। एक इस बारे में भी ये राय अपनी रखता है। तो यह चीजें हमने इसमें देख ली, अच्छे से क्लियर कर ली कि यार डी ब्रोगली की जो समीकरण होती है या डी ब्रोगली का सिद्धांत होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों हल्के कण ही हमें तरंग के रूप में दिखाई देते हैं, भारी कण क्यों नहीं दिखाई देते, क्योंकि उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है, तो उनका लेमड़ा बहुत कम हो जाता है, और लेमड़ा बहुत कम हो जाता है तो इसलिए वो हमें एकदम सीधे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, फुटबॉल लात मारोगे तो एकदम सीधी जाएगी, ठीक है, और अगर किसी हल्की चीज को फेंकोगे तो इधर उधर घूमेगी वो,
डन, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो गया। अब इतनी बातें हमने देख ली, तो अब यार हम यहां पर कुछ और चीजें देख लेते हैं। लेमडा बराबर एच अपॉन पी या लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, ये सूत्र याद होना चाहिए। अगली बात, तरंग की तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में संबंध, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तरंग की तरंग दैर्घ्य लेमडा एवं गतिज ऊर्जा के ई में संबंध। इसमें संबंध, तरंग की तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा के ई में संबंध, बहुत ही सिंपल संबंध है, देखो आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि जरा देखो ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं बेटा गतिज ऊर्जा बराबर, क्योंकि सूत्र आएंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ या ना? तो क्यों ना मैं यहां, अब जरा देखो ध्यान से, लेमड़ा बराबर होता है एच अपॉन एम वी होता है। यार एम वी यहां भी बना लूं भाई, मुझे बोल दिया जाए कि मान लो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इतनी है तो उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो। अब गतिज ऊर्जा ये वाले सूत्र है, अब मुझे फिर लेमड़ा याद करना है, तो मैं इन दोनों में डायरेक्ट रिश्ता देखना चाहता हूं। तो डायरेक्ट रिश्ता बेटा यहां से आता है कि यार वहां मुझे एम वी चाहिए और यहां एम है लेकिन वी स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं इसमें ऐसे छेड़खानी कर दूं कि ऊपर नीचे एम से गुणा कर दूं, ताकि ये एम से एम गुणा होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2m रह जाएगा। तो आइए इस चीज पर हम बात करते हैं। हाँ, चूंकि गतिज ऊर्जा बराबर हम ये जानते हैं, गतिज ऊर्जा के ई बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर मैं ऊपर नीचे m से गुणा कर दूं तो यहां हो जाएगा एम वी स्क्वायर, यहां हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में आ गया m। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो के ई बराबर क्या आ गया बेटा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर मैं एम वी का मान ज्ञात करूं तो उसको आगे लिख देता हूं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मान कितना हो गया, 2m के ई, 2m के ई से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के ई का मतलब गतिज ऊर्जा है पूरा। और अगर मुझे mv का मान ज्ञात करना है तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2m के ई, 2m के ई। बस इस mv का मान वहां रख दो, इतना हो गया। अब आगे देखो, चूंकि हम जानते हैं लेमड़ा बराबर होता है h अपॉन एम वी, तो mv का मान क्या रख दो, h अपॉन अंडर रूट 2m के ई। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले में मान रखते जाओ रखते जाओ, आपको नए नए मान प्राप्त होते जाएंगे। मतलब आपको दे रखी हो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी हो, इस सूत्र में मान रख दो, लेमड़ा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना होगा। बोलो, यह एक सूत्र आ जाएगा जो कि लेमड़ा एवं के ई में संबंध है, के ई में संबंध है। ये हो गया। तो लेमड़ा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम वी, और एम वी का मान हमने क्या रखा, अंडर रूट 2m के ई। कैसे आया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, एम वी का मान कितना ये है, तो बस ये यहां पे पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। तो हमें लेमड़ा और गतिज ऊर्जा में रिलेशन पता चल गया। ओके, आगे बढ़ जाए, इतना हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं यही चीज इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना चाहूं तो आइए चलिए उसको भी थोड़ा समझते हैं, उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं। ये चीजें तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन अगर आप यहां पे पढ़ लोगे तो वहां तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से आगे, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो मैं लिखवाना चाहता हूं ताकि आप इनको अच्छे से निपटा लो। अगली बात यार, जैसे कि अगर मैं Q आवेश है,
जैसे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर चक्कर लगाता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है v वेग से, है ना, v वेग से, q आवेश इस पर है। अगर कोई आवेश है q और उसको मैं त्वरित कर दूं v विभवांतर से, उस पर अगर मैं v विभवांतर लगा दूं तो वो और तेज गति से गति करेगा, तो वहां पर क्या चीजें आएगी, आइए चलिए हम समझते हैं, उस बात को क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, जैसे कि देखो ध्यान से, यदि q कूलाम आवेश को v विभवांतर, ये विभवांतर है बेटा, v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है बेटा यहां पर फिजिक्स के हिसाब से आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर, आवेश कितना है, q है, विभवांतर कितना है, v, तो k बराबर क्या आ गया, q इंटू वी, k बराबर क्या आ गया, q इंटू वी। ये k क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ये आ गया। अब इस सूत्र का मान हम वहां रख सकते हैं k की जगह, तो हमें लेमड़ा पता चल सकता है, ठीक है, हाँ जी। तो अब यहां पर तो लेमड़ा बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m, के ई की जगह क्या मैं q गुणा v रख सकता हूं, ये मेरे पास अगला एक और फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इसके बाद मैं तुम्हारे कमेंट्स ओपन करूंगा, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रॉन के लिए h का मान तो फिक्स ही होता है ना, h का मान तो फिक्स होता है 6.66 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है 9.1 इंटू 10 की घात -31 किलोग्राम में। q आवेश कूलाम के पदों में, v विभवांतर, ये v विभवांतर है, ये आवेश है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसका एक सूत्र आता है बेटा, भाई आप h का मान रख दो, m का मान रख दो, 2 है इससे, ये है विभवांतर दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो यहां पर इस वैल्यू को रखते हैं, तो ये सूत्र आता है बेटा 12.25 बटे अंडर रूट v। इलेक्ट्रॉन के लिए एंगस्ट्रॉम के पदों में ये मान आता है लेमड़ा। इस सूत्र को ध्यान रखना, फिजिक्स में आप इसके लिए पढ़ोगे, अल्फा पार्टिकल के लिए पढ़ोगे, अलग अलग के लिए पढ़ोगे, बस आप ये ध्यान रख लेना, ये काम हो जाएगा। एक बार इसको देख लो और फिर कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो। अब मैं कमेंट्स ओपन कर रहा हूं। हाँ जी। इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं भी करवाऊंगा, पहले निपटा तो लो। बोलो। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। वी नहीं दिया होगा तब तो रूट, बेटा वी दे रहा, एक तो दे रखा होगा ना यार, तभी तो हम याद करेंगे। दूसरा देखो, डी ब्रोगली वाला ये समझ में आया, हाँ, डी ब्रोगली वाला ये समझ में आया, ठीक है, ये समझ में आया। ये वाला लेमडा बराबर एच अपॉन एमवी वाला ये समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, ये हमने देख लिया कि भैया ये कण की ऊर्जा, ये तरंग की ऊर्जा, दोनों ऊर्जाओं को बराबर कर लिया और इसकी सार्थकता सिद्ध कर दी। और फिर कैसे यहां पर जिसका संवेग ज्यादा, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। इसका महत्व mvr बराबर nh अपॉन 2पाई भी हम बता सकते हैं। इसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी परिधि सरकमफेरेंस क्या होता है, लेमड़ा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो यहां पर या पूर्ण कला के रूप में होता है, ठीक है। ये mv 2 पाई r बराबर n लेमड़ा, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे,
फिजिक्स में भी पढ़ोगे वहां पे भी आएगा, ठीक है। ओके, तो यार यहाँ पे लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी रख दिया, तो खट से एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई आ गया, ये भी फॉर्मूला हो गया अपना, ठीक है। बस अब नहीं है ज्यादा फॉर्मूले इस चैप्टर में। अगला तरंग धैर्य और गतिज ऊर्जा में संबंध, क्या संबंध होता है भैया, के ई बराबर जानते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर नीचे मैंने एम से गुणा कर दिया ताकि मैं एम वी स्क्वायर बना सकूं, क्यों, क्योंकि सूत्र में आता है एम वी एच अपॉन एम वी, तो मैंने यहां से एम वी का मान निकाल लिया अंडर रूट 2m के ई के पदों में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, ये हो गया संबंध आ गया। अब ऐसे ही तरीके से थोड़ा फिजिक्स लगाते हैं। अब अगर मान लो तुम्हें बोल दिया जाए कि कोई v विभवांतर का कण है जिस पर इतना आवेश है तो उसकी तरंग दैर्घ्य ज्ञात करो, तो आप इस सूत्र के अंदर उसकी वैल्यू रखोगे। तो यार गतिज ऊर्जा बराबर होता है आवेश गुणा विभवांतर, आवेश अपन ने कैपिटल Q मान लिया, विभवांतर कैपिटल V मान लिया, ठीक है। उन दोनों का गुणनफल गतिज ऊर्जा की जगह मान रख दिया Q इंटू वी, और खट 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 ये हो गया। याद होना चाहिए बेटा, हर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए आपके काम के लिए। इतना हो गया और ये आ जाएगा फिर इतना, ओके। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में सब आएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन ही नहीं किया ना तो समझ में सब आएगा। थ्योरी सब समझ में आती है, क्वेश्चन ही नहीं आता। अब चलो देखो ध्यान से, यहां पर क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ जी। अब 1 मिनट यहां पर मैं आपके लिए अलग अलग क्वेश्चन से जो निकालता हूं और आपको करवाता हूं। हाँ जी, एक क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। एक कण जो कि 10 की घात 4, एक कण जो 10 की घात 4 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील है, इसकी तरंग दैर्घ्य, इसकी लैम्बडा 6.62 इंटू 10 की घात -5 मीटर हो तो इसका द्रव्यमान होगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे तो बहुत ही सिंपल है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस राशि में हमें मान लेने हैं और किस राशि में मान रखने हैं। तो जरा देखो ध्यान से, वेग दे रखा है, तरंग दैर्घ्य दे रखी है, m पूछा गया है, इससे रिलेटेड कौन सा सूत्र है भैया? तरंग दैर्घ्य, वेग सब जानते हैं हम, चूंकि हम जानते हैं लेमडा बराबर h अपॉन एम वी, इस सूत्र में सब है। लेमडा ये रहा, मीटर में दे रखा है, h का मान हमें पता होता है, m का मान ज्ञात करना है, v का मान दे रखा है, तो सब मान यहां पे रख देंगे। तो द्रव्यमान m बराबर क्या आ जाएगा, h अपॉन लेमडा इंटू वी, ठीक है। तो m बराबर h का मान 6.62 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड के पदों में। हाँ जी, जूल सेकंड m के से मान रखा है मैंने, लेमडा का मान मीटर के पदों में दे रखा है 6.62 गुणा 10 की घात -5 मीटर। मीटर m के इस पद्धति में आया तो भार किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, वेग 10 की घात 4 ये दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लो। देखो ये छम ओके, -1 ये m आ गया, -1 ऊपर गया -35, m बराबर आ गया 10 की घात -35 किलोग्राम। सही बोला क्या नहीं बोला? ये देखो 10 की घात -35 किलोग्राम, सही बोला कि नहीं बोला? 10 की घात -35 किलोग्राम, वेरी गुड। अरे बाबू 6.62 कट गया ना, छम हो गया, 10 की घात -5, 10 की घात 4, तो 10 की घात -1 बचेगा, ऊपर जाएगा, माइनस का 35 हो जाएगा। ओके लल्ला, तो मत मचा हल्ला, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन लगाओ, ठीक है।
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है यार? क्या गलत है भाई? सही है तू करता रहे फिर, ठीक है। हाँ जी सर, v बराबर c है तो v चेंज कैसे हो सकता है? अरे v बराबर c माना प्रकाश की वेग की जगह किसी वस्तु का वेग है, वो हम मान रहे हैं। c भी तो क्या है? वेग है। प्रकाश की बात की जाए तो c का मान इतना रखेंगे और किसी और के लिए बात करेंगे तो उसका मान उतना होगा। नहीं होगा। -33 कैसे आएगा यार? आएगा क्या? ठीक है, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नीचे -5 है। ओके हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को द्रव्यमान माइनस में नहीं आएगा। अच्छा, इस बात पे भी आते हैं। सर हमने सुना है द्रव्यमान कभी माइनस में नहीं होता, तो माइनस में कहाँ है? इस संख्या के आगे तो धनात्मक चिन्ह है ना बेटा, वो तो घात ऋणात्मक है। घात ऋणात्मक है तो इसका मतलब है वो 1/10⁻23 लिखा हुआ है। ये तो धनात्मक संख्या ही है ना बेटा, ठीक है। ओके, अब इसको करो, अब इसको करो। सैफ अली खान के ऊपर कितनी भारी, कितनी लैम्बडा की गोली चली? अब सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m क्या दे रखा है? 10 मिलीग्राम। ओके, अच्छा, वेग, उसका वेग कितना दे रखा है? 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। अब भाइयों यहां पे मुझे ये बताओ, यहां पे आप मुझे ये बताओ कि 10⁶ मीटर प्रति सेकंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बताओ इसका मान कितना आएगा? अरे 6 मीटर प्रति सेकंड किस में दे रखा है? ये 10⁶ मीटर प्रति सेकंड किस में दे रखा है? एम के इसमें दे रखा है। तो यार इसको मेरे को एम के इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? यहाँ पे किलोग्राम में लेना पड़ेगा क्या? यहाँ पे किलोग्राम में लेना पड़ेगा। अगर ये मीटर में दे रखा है तो यहाँ पे द्रव्यमान किलोग्राम में लेना पड़ेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। तो क्यों? क्योंकि ये किस में दे रखा है? मेरे को मीटर में दे रखा है, तो उसको किलोग्राम में लेना पड़ेगा। बोलो तो जरा देखो ध्यान से, 1 किलो में कितने, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10�3 ग्राम। और 1 ग्राम में 10�3 मिलीग्राम। तो यहाँ पर 10�3 गुणा 10�3 इतने मिलीग्राम होते हैं 1 किलोग्राम में। तो 1 kg बराबर 10⁶ mg। तो हमें mg को किलोग्राम में बदलना है। तो mg को 1 किलोग्राम में इतने mg होते हैं, तो 1 mg में 1/10⁶। तो यहां पर कितना आ जाएगा? अगर मैं इसको किसमें बदल दूंगा? 10⁶ से भाग लगा दूंगा तो किलोग्राम में चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 10⁻1 और 10⁶, ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 किलोग्राम आ गया। पहले तो ये बात ध्यान रखो। ओके, तो यह तुम्हारे लिए अलग से टास्क था जो इसमें करना था। वेग पता, एम पता, लेमड़ा का मान और एच। तो जरा देखो ध्यान से, चूंकि लेमड़ा बराबर होता है h/mv। अब कोई दिक्कत नहीं है, h का मान तो 6.62 इंटू 10⁻−34 हो गया। m का मान 10⁻−5 हो गया। वेग का मान कितना है? 10⁶ है। बोलो, 10⁻−6 है। बोलो, ठीक है। तो ये 10⁻, ये 1 बच जाएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻35। ये लेमड़ा, लेमड़ा किस में आएगा? मीटर में।
के एंगस्ट्रोम में के सेंटीमीटर में, ये बता दो। इकाई बताओ, मीटर, एंगस्ट्रोम या सेंटीमीटर? हाँ जी, ये लोमड़ा बताओ कितना आएगा? मीटर में, एंगस्ट्रोम में के सेंटीमीटर में? मीटर में आएगा। वेरी गुड, क्योंकि वेग किस में लिखा है बेटा? अपन ने मीटर में रखा है। वेरी गुड, ये मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अरे इस तरीके से आप कर सकते हो ना, अच्छे से कोई भी चीजें हो आप बढ़िया से ढंग से उनको कंप्लीट कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, वरना फिर ऐसे बातों बातों में टाइम वेस्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे एज अ होमवर्क, तो टेंशन मतलब आप उनको लगा लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पढ़ते हैं इसके दूसरे प्रिंसिपल को, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। पहला ये हो चुका है, अब दूसरा हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। वो भी सिंपल है। हाँ जी यार, एक मिनट। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या कहता है, आइए इस पे बात करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। अब हाइजेनबर्ग का सिद्धांत क्या था यार? हाइजेनबर्ग ने यह बताया था कि कोई भी गतिशील सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का एक साथ एक ही समय पर यथार्थतापूर्वक मापन सही नहीं है, मतलब संभव नहीं है। यथार्थतापूर्वक मापन संभव नहीं है। यदि आप संवेग का सही तरीके से मान ज्ञात करोगे तो स्थिति के मापन में कुछ न कुछ गड़बड़ आ जाएगी, और अगर आप स्थिति का सही तरीके से मापन करोगे तो संवेग के मापन में अनिश्चितता आ जाएगी। एक साथ दोनों को नहीं हैंडल कर सकते आप, ठीक है? तो उससे रिलेटेड कुछ बातें यहां पर देख लेते। तो इन्होंने क्या बोला, आइए चलिए बात करते हैं। इनके अनुसार किसी गतिशील सूक्ष्म कण के लिए स्थिति एवं संवेग को एक साथ एक समय पर यथार्थता पूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है? ओके, और उनके अनुसार क्या एक रिलेशन उन्होंने दिया, हाइडेन लिखने में आता है, हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या हुआ, आइए चलिए बात करें। हाइजेनबर्ग के अनुसार क्या कि यदि स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स हो और संवेग के मापन में अनिश्चितता डेल्टा पी हो, तो इनका गुणनफल सदैव h/4 के बराबर या उससे बड़ा होता है। ये इन्होंने बताया, ठीक है? हाइजेनबर्ग के अनुसार डेल्टा एक्स स्थिति के मापन में निश्चितता और डेल्टा पी संवेग के मापन में निश्चितता, इसका मान सदैव h/4 से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो जहां डेल्टा एक्स क्या है, स्थिति के मापन में अनिश्चितता, ठीक है बेटा? और डेल्टा पी क्या है, संवेग के मापन में अनिश्चितता, संवेग के मापन में अनिश्चितता, ये होता है। तो इस समीकरण से अभी हम कुछ और समीकरण ज्ञात करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है हाइजेनबर्ग के अनुसार कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, या पूछेगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है? तो वहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है।
हाँ, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अच्छे से बढ़िया से पढ़ लेना है, हर एक बात को क्लियर कर लेना है। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो अच्छे से कहीं ना कहीं पहले पुरानी क्लासेस भी देखें। और ये चैप्टर तो ऐसा है जिसके लिए कोई पुरानी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, इतना हो गया। अब जरा देखो ध्यान से बेटा जी कि हमने देखा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी बराबर h अपॉन 4 पाई होता है। अच्छा, चूंकि हम ये जानते हैं ना बेटा p बराबर mv होता है, तो डेल्टा p बराबर क्या होगा, m गुणा डेल्टा v। अरे द्रव्यमान तो फिक्स रहता है, द्रव्यमान तो फिक्स ही है, वेग के मापन में निश्चितता आ सकती है, m तो फिक्स होता है, तत्व कण का द्रव्यमान फिक्स रहेगा, उसमें तो कोई अनिश्चितता आएगी नहीं। वेग में अनिश्चितता डेल्टा v है और ये संवेग में निश्चितता है, तो यह मान क्या यहां रखा जा सकता है, तो डेल्टा x गुणा m डेल्टा v बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन 4 पाई। तो यहां से अगर मैं m को बटे में भेज दूं, क्या एक रिश्ता ये भी निकल कर आ गया, डेल्टा x डॉट डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये दूसरा रिलेशन आ गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब निकलते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो जानते हैं वो पुट करा, हमें यार एक और नया संबंध आ गया। बोलो, तो ये दूसरी समीकरण है, ये भी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगला पुनः समीकरण 1 से वापस समीकरण 1 पर आए। अगर मैं इस समीकरण 1 को t से ऊपर नीचे गुणा कर दूं, समय अगर जिस संख्या से ऊपर गुणा कर रहा हूं उस संख्या से नीचे गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समान संख्या से गुणा भाग किया जाए तो कटी जाती है ना। अगर ऊपर 20 लिखूं नीचे 20 लिखूं, 20 से 20 छमछम वही आया। तो उसी तरीके से अगर यहां डेल्टा टी और डेल्टा टी से गुणा कर दिया, डेल्टा टी से भाग दे दूं, तो क्योंकि मैं एक और रिश्ता जानता हूं जो तुम्हें बताना चाहता हूं। ठीक है, ओके। पुनः समीकरण नंबर 1 से अगर मैं डेल्टा टी समय के मापन में अनिश्चितता, डेल्टा एक्स ऊपर है ही सही, डेल्टा पी था ही सही, और डेल्टा टी से भाग लगा दिया। भाई ऊपर नीचे लिखा खट खट कट जाएगा वो तो बीबी। तो यहां पर क्या आया, h अपॉन 4 पाई आया कि नहीं आया, आया। भाई मैंने डेल्टा टी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो बेटा एक रिश्ता आप जानते हो क्या, कि संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। क्लास 9th में पढ़ा होगा, न्यूटन का नियम ऐसा कुछ पढ़ा होगा, न्यूटन की गति का दूसरा नियम ऐसा कुछ पढ़ा होगा आपने, कि संवेग में परिवर्तन की दर बल आरोपित बाह्य दाब के बराबर होती है। ओके, तो आप ये जानते हो ना, चूंकि F बराबर होता है dt बाई dt, ये पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, बल। ओके, तो परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, बल में परिवर्तन। तो यहां पर हमारे पास एक और संबंध आता है, डेल्टा टी गुणा डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा एफ, डेल्टा एफ, या इसको डेल्टा एफ मत लिखो, ठीक है, परिवर्तन की दर बल कहलाते, सिर्फ एफ आएगा यार, सिर्फ एफ आएगा। तो डेल्टा टी गुणा डेल्टा एक्स गुणा ये एफ इज ग्रेटर देन इक्वल h अपॉन 4 पाई, ये आ गया। अच्छा, बल गुणा विस्थापन, अरे ये स्थिति के मापन में निश्चितता है, तो है बल और ये पोजीशन, बल गुणा विस्थापन कार्य कहलाता है, और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा को हम यहाँ पर ई से व्यक्त करते हैं, और ऊर्जा के मापन में निश्चितता डेल्टा ई हो जाएगा। समझो, ये वाला समझ में आया। इस वाले को हम एक और संबंध इजाद करना चाह रहे हैं, इसलिए बता रहा हूं। एक संबंध और होता है, ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे डेल्टा टी से गुणा किया तो डीपी बाई डी क्या बन गया, एफ, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी वो भी हो जाता है, ठीक है, एफ। हाँ जी, तो ये हमने देखा। अब बल गुणा ये,
बल गुणा ये, इसको मैं लिख सकता हूं बेटा, आप इसको जानते हो या फिर आप फिजिक्स में पढ़ोगे, क्या होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन F डॉट dx, आप स्प्रिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। तो कहीं ना कहीं मैं यहां पे डायरेक्ट ये लिख दूं कि यार जो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा वो F डॉट dx हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। हाँ जी, क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, और कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा, ऊर्जा में अनिश्चितता के बराबर आ जाएगा। अरे ठीक है, तो यार यहां पर इस संख्या के स्थान पर, इस वैल्यू के स्थान पर क्या मैं डेल्टा ई लिख सकता हूं, तो डेल्टा ई गुणा डेल्टा टी बराबर भी एक रिश्ता आ गया हमारे पास। तो डेल्टा ई गुणा डेल्टा टी का मान h/4 से बड़ा या उसके बराबर। ये 3-4 रिश्ते हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है, कोई भी आ सकता है पेपर में। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, है ना, ताकि आपको यहां पर सारी चीजें कवर हो जाएगी। ये हाँ जी। अब हर एक चीज के बारे में आपको मैं बता देता हूं। डेल्टा ई वही ऊर्जा, जहां डेल्टा ई ऊर्जा में अनिश्चितता या ऊर्जा अंतराल ही अपने। तो डेल्टा ई क्या होता है बेटा, ऊर्जा अंतराल, पढ़ते आ रहे इसको तो, ठीक है, या ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता, ठीक है, टी समय के मापन में अनिश्चितता, ये। तो हमने यहां पर ये सारी चीजें लिख ली है। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि इन तीनों चीजों को एक साथ आप ध्यान रखो एक जगह। हाँ, क्वेश्चन, हाइजेनबर्ग के अनुसार सही है। हाइजेनबर्ग के अनुसार सही है, पहला ऑप्शन। डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा पी का मान h/4 से बड़ा या बराबर होता है, दूसरा ऑप्शन। डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वी का मान क्या h/4m से बड़ा या बराबर होता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा मान डेल्टा एक्स डेल्टा एफ डेल्टा एक्स डेल्टा टी का मान क्या h/4m से बड़ा होता है, 4 से बड़ा होता है या बराबर होता है, ये। अगला, डेल्टा ई गुणा डेल्टा टी का मान क्या h/4 से बड़ा होता है या बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। और यहां पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन ए बी, ऑप्शन नंबर सेकंड ए बी सी, ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी सी डी, या ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। तो ऐसा एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना दिया तो बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही झूल जाएंगे, हमारे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, ये लिखा के बता दिया, ये बाकी तो बताया ही नहीं, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कौन सा सही है यार, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, ABCD चारों, ABCD चारों, ABCD चारों, ABCD चारों। तो कोई भी रिश्ता आ जाए, उस रिश्ते को आपको ढंग से समझना होगा, उसके बारे में ढंग से सारी बातें क्लियर करनी पड़ेगी, तो ये आपको क्लियर होगा मामला। बोलो जी बोलो सरकार, समझ में आया क्या कि यार वाकई में ये क्यों हुआ? ठीक है, तो इन्हीं चीजों से बेटा वो इजाद हुआ है, कुछ नया नहीं है। अब कुछ बातें हम नोट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा एक्स
खत्म हो गया, वो क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, चूंकि हम ये जानते हैं डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वी क्या होता है, h/4πm होता है, सब जानते हो। अगर मैं बोल दूं, यदि आपसे पूछते हैं हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं सर बस ये बता दो ये सब याद कैसे रखना है, इतना कुछ कौन सा याद रखना है? अरे भैया कुछ याद नहीं रखना है, वो एक चीज याद रख लेना भैया, ये याद रख ले, ये वाला याद रख ले, P बराबर mv जानता है तो उससे ये समीकरण बन गई, ये अगली बन गई। ठीक है, ऊपर नीचे डेल्टा टी से गुणा कर दिया, ये बन गया। ठीक है, इसमें ये कर दिया, ये बन गया। ठीक है, ये वाली चीजें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बोलो जी बोलो, बोलो। अब एक क्वेश्चन यहां पर, यदि मैं आपसे पूछूं, यदि डेल्टा एक्स, यदि स्थिति के मापन में, स्थिति के मापन में अनिश्चितता डेल्टा एक्स 0 हो तो डेल्टा वी कितना होगा, ये बता सकते हो? हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। अनुराग बर्बन कितना होगा, इन्फिनाइट, वेरी गुड। जरा देखो ध्यान से, अगर डेल्टा एक्स बराबर 0 रख दोगे तो डेल्टा वी का मान कितना आएगा, अनंत आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी प्रकार यदि वेग के मापन में, वेग के मापन में अनिश्चितता, अनिश्चितता डेल्टा वी कितना हो, 0 हो तो स्थिति के मापन में अनिश्चितता कितनी आएगी, अनंत। ये दोनों बातें ध्यान रखना, अनंत अनंत अनंत। बी को देखो, कौन से बी को देखो यार, बी के में क्या गलत है? डेल्टा एक्स गुणा डेल्टा वी h/4πm के बराबर या बड़ा आ तो रहा है, सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दिक्कत कहाँ है? कैसे सर? बता रहा हूं, कैसे सर वो बता रहा हूं। ठीक है, देखना लल्ला h/4πm अभी अभी पढ़ा के भी बोल रहा है। हाँ जी, अब कैसे, अब कैसे का जवाब मैं देता हूं भाई। अगर तू डेल्टा एक्स दे रखा है, डेल्टा वी का मान ज्ञात करना चाह रहा है, ठीक है, ओके। जब अपन सोल्व कर रहे हैं तो सिर्फ यहां पे बराबर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वी का मान ज्ञात करना है तुझे, 4π डेल्टा एक्स हो जाएगा, h/4π डेल्टा एक्स का मान कितना, 0 दे रखा है, दे रखा है। तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, कितना आ जाएगा, 0। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाओ, कितना आता है मान, अनंत। हाँ है ना, अनंत आएगा सोनल। अरे किसी भी संख्या में 0 का भाग लगाया जाए, कितना मान आएगा, अनंत आएगा ना। समथिंग अपॉन 0 अनंत, 0 अपॉन समथिंग, ये 0 अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन 0 0। ठीक है, क्लियर है? एम लगेगा, अरे भाई लगा तो रखा है एम यार, एम लगा तो रखा है, क्या दिक्कत है? नालायक को पढ़ते पढ़ते भी नोट ढंग से नहीं करते क्या? इसमें थोड़ी ना एम लगेगा, ये तो मैंने समीकरण 1 से लिखा है। ठीक है, अनिश्चितता वर्ड का मतलब, अनिश्चितता का मतलब, अनिश्चितता मतलब, अनिश्चित मतलब कोई फिक्स वैल्यू आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। अनिश्चितता मतलब उसमें त्रुटि है, उसमें अनिश्चितता आएगी, एकदम 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। मैंने जैसे कि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील कर रहा है, गतिशील है, उसकी मैंने स्थिति में मापन, उसकी स्थिति को मैंने मापा तो संवेग नहीं माप पाऊंगा, संवेग मापने लगा तो स्थिति नहीं माप, कुछ ना कुछ तो उसमें अनिश्चितता आ जाएगी, कुछ ना कुछ उसका मान गड़बड़ाएगा, एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ये वाली बात हो गई।
हाँ जी बेटा जी, ये क्लियर हो गया क्या? हाँ जी, ये क्लियर हो गया क्या? ये समझ में आ गया क्या आपको? डन। ओके, तो आई होप यहाँ पर ये नोट हमने थोड़ा सा ये लेक्चर आपका इसको हाइड कर दिया कमेंट को, तो थोड़ा मेरे को पढ़ाने को मिल गया कंटेंट, बढ़िया से मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये ध्यान रखें कि भैया किस तरीके से यहाँ पर ये 0 0 आ रहा है, तो वो ध्यान रखना है, ठीक है। ये अलग से आपके लिए मैंने पार्ट बता दिया। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन भी फिनिश होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने लगभग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चर्चाओं को शामिल कर लिया है। ओके, मैं चाहता हूं कि इसको अपन अगले लेक्चर में खत्म कर लें, ताकि फिर बाद वाले 1 या 2 लेक्चर हम क्या कर सकें, आपको एज अ प्रैक्टिस करवा सकें। एक में तो पूरा का पूरा कंप्लीट PYQ वाला सीरीज, और एक में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जो होमवर्क डिस्कशन वगैरह है ना, ये हो जाए, ताकि तुम ये ना बोलो सर हमसे होमवर्क नहीं हुआ, वो वाली एक आफत खत्म हो जाए। ओके, हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये इतना क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया मामला, एकदम सॉर्टेड। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीजों पर हम आए, तो आगे हमारा इंतजार कर रही है इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डिफरेंट टॉपिक। इस टॉपिक के अलावा इतना हमने पढ़ लिया, अब हमारे लिए कुछ अच्छी चीजें आएगी, जो कि है क्वांटम संख्याएं। हाँ जी, क्वांटम संख्याएं, ये सबको समझ में आएगा, क्वांटम संख्याएं, क्योंकि ये वापस से एक सरल टॉपिक आ चुका है, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्या क्या होती है? क्वांटम संख्याएं क्या होती है? क्वांटम संख्याएं, आइए चलिए इनके बारे में बात करें। तो भाइयों, क्वांटम संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहले इसको बता ही देता हूं ना, कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन 4 संख्याओं को बोलते हैं क्वांटम संख्या। पहली बात तो ये खत्म। अब इसको अपन समझते हैं। यार, आप कहीं ना कहीं घर में ही रह रहे हो, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, हर एक चीज को, जैसे कि आपके घर में एक बुक रखी है, बुक, आप स्कूल में आए, ठीक है, जैसे कि मान लो सोनल स्कूल आई, लेकिन अपनी बुक भूल गई। सोनल स्कूल आई, सर मैं अपनी बुक भूल गई। अब जाओ बुक लेके आओ। सर ने बोला जाओ बुक लेके आओ। सोनल बोल रही कि नहीं कल ले आऊंगी ना। सर ने बोला जाओ अभी लेके आओ। तो सोनल की बुक कहां रखी है? सोनल के घर पर। घर में कहां? घर में किसी कमरे पर। घर में कमरा है, कमरे में रखी हुई है। कमरे के अंदर कहां? किसी अलमारी में। हाँ या ना? ओके, और अलमारी में क्या मिलेगी इसको? बुक। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई कि सोनल की बुक घर में है, घर के अंदर कमरे में है, कमरे के अंदर उस नंबर की अलमारी में जहां पे रखी है बुक। अब वो सीधी रखी है, उल्टी रखी है, आड़ी रखी है, टेढ़ी रखी है, कैसी भी रखी हुई है। तो सेम उसी तरीके से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां है? किसी कोश में। कोश के अंदर क्या होता है? उपकोश। उपकोश के अंदर क्या होते हैं? कक्षक। और कक्षक में कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन, जो कि घूम रहा है। जग घूमिया तर जैसा ने कोई, या तो घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में। तो वही चीजें हैं यहां पर हमें समझना कि यार क्वांटम संख्याएं हमें यह बताएगी कि इलेक्ट्रॉन किस कोश में, किस उपकोश में, किस कक्षक में है और किस तरीके से घूम रहा है। तो जिन 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है बेटा, जिन 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है क्वांटम संख्याएं। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? बोलो जी, बोलो जी। तो क्वांटम संख्याएं क्या है? वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट जानकारी देती है। ओके, वे 4 संख्याएं जो
किसी जो वे चार संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की किसी परमाणु में संपूर्ण जानकारी देती है, कंप्लीट एड्रेस, संपूर्ण जानकारी देती है, क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्वांटम संख्याएं कहलाती है। क्वांटम संख्याएं कहलाती है। ओके, दोज नंबर्स विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। उन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम नंबर्स कहा जाता है, क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। सबसे पहली आती है बेटा आपके मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी आती है आपके पास गौण या दिंगशी क्वांटम नंबर। गौण या दिंगशी क्वांटम नंबर, दिंगशी क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। इसको बोला जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। थर्ड है आपके पास चक्रण क्वांटम संख्या। फिर इनके कुछ और भी नाम होते हैं, वो आगे लिखवा दूं मैं। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण थोड़ी चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं इसको, क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और एक लास्ट है फोर्थ, चक्रण क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल s। तो NLMS। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, और आप सब इन चीजों को जानते हैं। आई होप आप इन सब चीजों को जानते हैं। ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, गौण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या सबके बारे में बताएगी, हर एक चीज के बारे में बताएगी, हर एक बात के बारे में आपको बताएगी कि परमाणु के अंदर कितने कोश है या कक्षा है, कितने ऊर्जा स्तर है, कितने आवर्त हैं, सबके बारे में बताएगी। ओके जी। तो आए इनके बारे में बात करें। ठीक है। हाँ जी। ओके, एक बार इनको नोट डाउन कर लो अच्छे से, बहुत काम का होगा। हाँ, तो पहली क्वांटम संख्या हेडिंग डाल लो बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम बेटा, अब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या स्मॉल n। मुख्य क्वांटम, सर जैसे जैसे कोश बढ़ते जाते हैं एनर्जी बढ़ती है। हाँ, बढ़ती है। ठीक है। कहीं ना कहीं जीरो, मतलब जीरो की ओर जा रहा है ना। देखो, नाभिक के सबसे नजदीक कोश की एनर्जी कितनी है? -13.6, -13.6, मतलब बहुत कम। दूर जाते जाएंगे जीरो होती जाएगी। ठीक है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्लास के लिए ब्रेक का टाइम, अरे थोड़ा बहुत तो लिख लो यार, नहीं लिखोगे क्या? टाइम हो गया 15 मिनट, 15 पे खत्म करूंगा, 15 पे। अभी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, रो मत तो यार।
अगले चैप्टर में भी है, क्या है सर? हमको खाना सोनल आई है, सोनल आई है, सोनल आई है, आई है, आई है। नहीं समझ आएगा, दिखेंगे सर। ठीक है यार, ठीक है, खुश रहो। ओके, हाँ जी। तो अगली क्लास में आप क्वांटम संख्या पढ़ के आना। अगली क्लास में मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, ठीक है? अगली क्लास में ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि अगली इस क्लास में अपन को इसको खत्म करना है बेटा, ठीक है? क्योंकि क्वांटम संख्या मेरे को पढ़ाना है, तुम्हें उसमें कक्षकों के बारे में बताना है, फिर उसमें तुम्हें मुझे नोड, नोडल के बारे में बताना है, फिर इलेक्ट्रॉन भरने के नियमों के बारे में बताना है। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, बाकी फिर अपन पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे। ओके, कल करा दूंगा। तो कल करेंगे अपन। घर वाला फील करा रहे हो? कैसे करवा रहा हूं घर वाला फील? घर पे आके पढ़ा रहा हूं तेरे को। हाँ जी, ओके। ये चैप्टर कब तक चलेगा भैया? कल तक चलेगा, कल तक चलेगा, कल तक चलेगा। भगवान कसम, एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बाकी सभी का सॉल्यूशन देखना पड़ता है। तो बेटा तू पढ़ नहीं रहा। सर आप मेरे कमेंट नहीं देखते। आर के मुजफ्फरनगर, बेटा मैं सबके कमेंट नहीं देखता हूं, ठीक है? 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, 70 क्वेश्चन लगा पाते हैं प्लीज। तो सही बात है बेटा, अगर तू 70 क्वेश्चन लगा रहा है केमिस्ट्री और फिजिक्स के, बहुत अच्छी बात है। रितेश अच्छा कर रहा है। टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है। जब मैं भी करता था ना तो टाइम लगता है। चैप्टर इजी है। सर आर नियतांक को सेंटीमीटर इंग्लिश में बदल कर बताएं। यार आर क्या होता है? आर रिडबर्ग नियतांक होता है ना, तो वैसे एग्जैक्ट वैल्यू इतनी होती है इसकी सेंटीमीटर इनवर्स में, लेकिन हम इसको क्या ले लेते हैं? 109 700 सेंटीमीटर इनवर्स लेते हैं, ये लेते हैं। ये आर का मान है, ठीक है? और आप अपने 1/r का मान ज्यादा काम आता है, तो इसको आप ये लिख सकते हो 1/r, मतलब इसका भाग लगा दो 1 में। तो इसका जब भाग लगाते हैं तो ये आता है 109.12 गुणा 10 की घात -6 सेंटीमीटर में, और एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे इसको तो 912 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो सिंपल सा है, कुछ अलग थोड़ी ना है। कमेंट आता है भाई, आता है, सबका कमेंट आता है पागलो, सबका कमेंट आता है। ये फॉर्मूले कैसे याद करें भाई? कक्षा 11वीं में क्या किया था तुमने? ये चैप्टर तुमने इस क्लास में जितने ही बच्चे हैं, या तो वो 12th वाले हैं या 12th पास वाले हैं, तो ये चैप्टर तुम्हारे 11वीं का है। और तुम ये बोल रहे हो सर हम कैसे पढ़ें इसको, कैसे पढ़ें? इतना सिंपल चैप्टर, गाना सुना दीजिए। अब तो अभी तो तुम्हें जाना नहीं है, और इतनी देर पहले बोल रहे थे कि सर जाने दो जाने दो, टाइम 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 टाइम, पढ़ने के नाम पे तो रुकते नहीं हो, और ऐसे ना गाना सुना दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है? बाय 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 बाय, ठीक है? बाय, थैंक यू बच्चों।